भारतीय समय के अनुसार अब से कुछ देर बाद आज रात 10 बजे प्रधानमंत्री मोदी अमेरिका के स्टेट डिपार्टमेंट की तरफ से आयोजित एक लंच में शामिल होंगे, जिसमें अमेरिका की भारतीय मूल की उपराष्ट्रपति कमला हैरिस और विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन भी शामिल होंगे। इसके बाद सुबह 4 बजे प्रधानमंत्री मोदी अमेरिका के रोनाल्ड रेगन सेंटर में भारतीय समुदाय के लोगों को संबोधित करेंगे और फिर कल सुबह 9:40 पर वो अमेरिका से इजिप्ट के दौरे पर रवाना हो जाएंगे और ये ऐतिहासिक दौरा समाप्त हो जाएगा। लेकिन इस दौरे के समाप्त होने के बाद भी एक सवाल जरूर रह जाएगा और इसी सवाल के बारे में आज हम आपसे बात करना चाहते हैं। यह सवाल था, प्रधानमंत्री मोदी और उनकी सरकार भारत में मुसलमानों के अधिकारों में सुधार और अभिव्यक्ति की आजादी को बनाए रखने के लिए क्या कदम उठाने वाली है या क्या कदम उठाने को तैयार है, यह सवाल पूछा गया। यानी सवाल में दो मुद्दे उठाए गए। एक, मुसलमानों की सुरक्षा का मुद्दा उठाया और दूसरा, अभिव्यक्ति की आजादी का मुद्दा उठाया। यह वही सवाल है जो अक्सर हमारे देश में भी गूंजता रहता है। जब हमारे देश में लोग अक्सर कहते हैं संविधान खतरे में है, लोकतंत्र खतरे में है, धार्मिक आज़ादी खत्म हो रही है और अभिव्यक्ति की आज़ादी भी हमारे देश में खत्म हो रही है। ये बात आप हमारे देश में भी कई बार सुनते होंगे। विपक्ष का एक बहुत बड़ा मुद्दा है। लेकिन इसी मुद्दे पर आधारित ये सवाल वॉशिंगटन डीसी में व्हाइट हाउस में प्रधानमंत्री मोदी से किसी ने पूछ लिया। प्रधानमंत्री मोदी ने इस सवाल का जवाब भी दिया, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो शायद सिर्फ इस सवाल को ही सुनना चाहते थे, इस सवाल पर ही ताली बजाना चाहते थे और वो इस सवाल को सुनकर ही खुश हो गए और उनकी प्रधानमंत्री के जवाब में, प्रधानमंत्री मोदी के जवाब में ना कोई दिलचस्पी है ना कोई रुचि है। और इसलिए आज इस सवाल की चर्चा तो चारों तरफ हो रही है, लेकिन जवाब का जिक्र नहीं हो रहा। एक बहुत बड़ा इत्तेफाक है कि यह सवाल एक मुस्लिम महिला पत्रकार ने पूछा और उस महिला पत्रकार ने जो पूछा वो पाकिस्तान मूल की है और इस महिला मुस्लिम पत्रकार के पिता का जन्म भारत में हुआ था। यानी इसे आप कह सकते हैं ये एक अमेरिकी मुस्लिम पत्रकार है, लेकिन इसे आप भारतीय मूल का भी कह सकते हैं और पाकिस्तानी मूल का भी कह सकते हैं। भारत और पाकिस्तान दोनों से रिश्ता है इस महिला मुस्लिम पत्रकार का और इनका नाम है सबरीना सिद्दीकी। आप पहले उनके द्वारा पूछे गए इस सवाल को ध्यान से सुनिए, ध्यान से देखिए और फिर देखिए कि क्या इस सवाल में आपको कुछ दुर्गंध आ रही है। ऐसा कहा जाता है कि बराक ओबामा का मूल नाम बराक हुसैन ओबामा है और उनके पिता केनिया के एक अर्थशास्त्री थे जिनका नाम बराक ओबामा सीनियर था। लेकिन जब उनके माता पिता का तलाक हुआ और इसके बाद उनकी मां ने इंडोनेशियाई मूल के एक व्यक्ति से दूसरी शादी की, तो ऐसा कहा जाता है कि बराक ओबामा का नाम बराक हुसैन ओबामा हो गया। इंडोनेशिया दुनिया का वो देश है जहां दुनिया में सबसे ज्यादा मुसलमान रहते हैं। हालांकि बराक ओबामा ने कभी भी औपचारिक रूप से अपने धर्म को लेकर कोई सार्वजनिक जानकारी नहीं दी और उन्होंने अमेरिका के राष्ट्रपति पद की शपथ भी बाइबल पर हाथ रखकर ही ली थी। दुख की बात यह है कि हमारे देश के बहुत सारे लोग बराक ओबामा की बात तो कर रहे हैं, लेकिन इस सब के बीच उन तस्वीरों की बात नहीं हो रही जिनसे भारत का गौरव बढ़ा है। कल जब प्रधानमंत्री मोदी ने यूएस कांग्रेस के जॉइंट सेशन को दूसरी बार संबोधित किया, उस समय लगभग 1 घंटे के भाषण के दौरान उनके लिए 79 बार तालियां बजीं, 79 टाइम्स, और 15 बार उन्हें स्टैंडिंग ओवेशन दिया गया। अमेरिका के सेनेटर्स ने, लॉ मेकर्स ने उनके साथ सेल्फी खिंचवाई और उनके ऑटोग्राफ्स लिए। यूएस कांग्रेस में मोदी मोदी के नारे लगे, भारत माता की जय के नारे लगे। भाषण के बाद कई सेनेटर्स ने प्रधानमंत्री मोदी से उनका ऑटोग्राफ लिया और ऑटोग्राफ लेने वाले इन लॉ मेकर्स में हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स के स्पीकर भी थे, जिन्होंने प्रधानमंत्री मोदी से उनका ऑटोग्राफ मांगा। इसके अलावा प्रधानमंत्री ने अपने भाषण के दौरान जब यह कहा कि अमेरिका में लाखों लोग भारतीय मूल के हैं और इनमें से एक उपराष्ट्रपति कमला हैरिस भी ठीक उनके पीछे बैठी हैं, तो इस बात पर सभी लॉ मेकर्स ने उन्हें स्टैंडिंग ओवेशन दिया और कमला हैरिस खुद भी इस बात पर मुस्कुराने लगी। तो अब आप ये सोचिए कि जब इतिहास लिखा जाएगा, जब आपकी अगली पीढ़ी उस इतिहास को पढ़ेगी आज से कुछ वर्षों के बाद, कुछ दशकों के बाद,
तब उसमें कौन सी बात प्रमुखता से लिखी जाएगी? इस मुस्लिम महिला पत्रकार का सवाल या फिर प्रधानमंत्री मोदी का जवाब? विपक्ष द्वारा उड़ाया जाने वाला प्रधानमंत्री मोदी का मजाक या फिर मोदी के भाषण पर बजने वाली तालियों की गूंज? हमारी आने वाली पीढ़ियां इसमें से क्या पढ़ेंगी? प्रधानमंत्री मोदी जब से अमेरिका के दौरे पर गए हैं तब से उनके इस दौरे को फ्लॉप बताने की पूरी कोशिशें हो रही हैं और जो इतिहास बन रहा है उसमें अभी से मिलावट की जा रही है। प्रधानमंत्री मोदी ने संयुक्त राष्ट्र में योग किया तो कांग्रेस ने इसका श्रेय उन्हें नहीं दिया, तुरंत जवाहरलाल नेहरू की फोटो पोस्ट कर दी कि योग तो जवाहरलाल नेहरू किया करते थे। प्रधानमंत्री मोदी को व्हाइट हाउस में सम्मान मिला तो कांग्रेस ने कहा कि इससे भव्य समारोह और सम्मान तो पंडित जवाहरलाल नेहरू को मिला था, ये तो कुछ भी नहीं है। और आज सबसे बड़ी बात, कांग्रेस पार्टी के ही बहुत सारे नेता प्रधानमंत्री मोदी की अंग्रेजी का मजाक उड़ा रहे हैं। उन्होंने जो भाषण दिया अमेरिका में अलग अलग जगहों पर, उसमें से जानबूझकर कुछ कुछ चीजें निकाली जा रही हैं जहां उनका प्रोनाउंसिएशन बिगड़ गया या जहां उन्होंने कोई वर्ड गलत कह दिया, और उनकी इस अंग्रेजी का कांग्रेस पार्टी अब मजाक उड़ा रही है। और आज हम कांग्रेस पार्टी को ये बताना चाहते हैं, आप किसी नेता का उसकी नीतियों से सहमत नहीं है, उसके काम करने के तरीके से सहमत नहीं है, आप उस नेता की पूरी आलोचना कर सकते हैं। आप प्रधानमंत्री की आलोचना कीजिए, नीतियों के आधार पर कीजिए, आप अपनी नीतियां उनके मुकाबले में लाकर लोगों को बताइए कि आप क्यों बेहतर हैं। लेकिन अगर आप किसी की अंग्रेजी का मजाक उड़ाएंगे, किसी की भाषा का मजाक उड़ाएंगे, तो ये कांग्रेस पार्टी और उसके नेताओं की बहुत बड़ी भूल है। भारत में 90% लोग ऐसे हैं जो अंग्रेजी भाषा बोलना नहीं जानते और इसलिए कांग्रेस पार्टी प्रधानमंत्री मोदी की अंग्रेजी भाषा का मजाक नहीं उड़ा रही, बल्कि वो इन 90% भारतीयों का भी मजाक उड़ा रही है जो ठीक से अंग्रेजी न जानते हैं, न बोल पाते हैं। लेकिन कांग्रेस को यह बात पता होनी चाहिए कि देश में सरकार बनाने के लिए सिर्फ 38% वोट चाहिए होते हैं और अंग्रेजी न जानने वालों की जो संख्या है वो 90% है। तो ये जो मुद्दा कांग्रेस पार्टी ने उठाया है अंग्रेजी का, ये मुद्दा मुझे लगता है उन्होंने गलत उठा लिया। ये मुद्दा उन्हें नहीं उठाना चाहिए था। बाकी तमाम मुद्दे ठीक है, आप लगातार अपने प्रधानमंत्री का ही मजाक उड़ा रहे हैं, दुनिया को बता रहे हैं कि आपको कुछ अच्छा नहीं लग रहा, दुनिया को आप बता रहे हैं कि ये जो स्टैंडिंग ओवेशन मिल रहा है ये भी आपको अच्छा नहीं लग रहा। अब आप सोचिए, जो अमेरिका के तमाम बड़े बड़े नेता हैं, जो वहां के सांसद हैं, अंग्रेजी उनकी मदर टंग है, मतलब उनकी मातृभूमि है, और नरेंद्र मोदी जब अंग्रेजी में वहां पर भाषण दे रहे हैं, उनकी मातृभाषा है, लेकिन जब नरेंद्र मोदी वहां बात कर रहे हैं अंग्रेजी में, तो उनमें से किसी ने भी उनकी अंग्रेजी का मजाक नहीं उड़ाया। लेकिन हमारे अपने देश के लोग ये काम कर रहे हैं। मेरे पास इस वक्त अमेरिका के मेन स्ट्रीम अखबार हैं कई सारे, तो न्यूयॉर्क टाइम्स है, वॉल स्ट्रीट जर्नल है, वॉशिंगटन पोस्ट है, फाइनेंशियल टाइम्स है, और एक एक करके आइए हम देखते हैं कि अमेरिका के अखबार आज सुबह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस यात्रा को कैसे देख रहे थे। मैं न्यूयॉर्क टाइम्स से शुरुआत करता हूं। यहां उनके फ्रंट पेज पे यूएस कांग्रेस में प्रधानमंत्री का संबोधन है और इसमें लिखा गया है कि प्रधानमंत्री ने ज्वाइंट कांग्रेस के सेशन को संबोधित किया, लेकिन रूस और चीन के शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया। वॉशिंगटन पोस्ट में ये स्टेट डिनर की तस्वीर है। इनफैक्ट रात को हम लोग यहीं पे थे जहां पर मिलिट्री पर्सनल है, डॉक्टर जिल बाइडेन, अमेरिकी राष्ट्रपति की धर्मपत्नी, और भारत के प्रधानमंत्री और जो बाइडेन, और यहाँ पे भी पॉम्प का जिक्र किया गया, यानी कि बहुत बड़ी एक दावत, बहुत बड़ी पार्टी। ये है फिर फाइनेंशियल टाइम्स, एक और बिजनेस का अखबार, और यहाँ पे उन्होंने व्हाइट हाउस की ये तस्वीर रखी है, मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की। और इस अखबार में भी फिर काफी हद तक जो जिक्र है वो ये है कि किस तरीके से दोनों देशों के रिश्ते बेहतर हो रहे। ये बैठक लगभग 3 घंटे तक चली और इस बैठक में कुल मिलाकर 15 विपक्षी पार्टियों के बड़े बड़े नेता शामिल हुए। इनमें कौन कौन शामिल हुआ देखिए। इनमें जेडीयू से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार थे, वो तो होस्ट थे क्योंकि ये बैठक पटना में हो रही थी। उनके पार्टनर आरजेडी से लालू प्रसाद यादव और उनके पुत्र और डिप्टी चीफ मिनिस्टर तेजस्वी यादव थे। कांग्रेस पार्टी से राहुल गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे थे। टीएमसी से पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी थी। आम आदमी पार्टी से अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान थे। एनसीपी से शरद पवार और उनकी पुत्री
सुप्रिया सुले थी। शिवसेना उद्धव बालासाहब ठाकरे से उद्धव ठाकरे और उनके बेटे आदित्य ठाकरे थे। डीएमके से तमिलनाडु के मुख्यमंत्री और के करुणानिधि के पुत्र एम.के. स्टालिन थे। झारखंड मुक्ति मोर्चा से झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन थे। समाजवादी पार्टी से अखिलेश यादव थे। जम्मू कश्मीर की नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी से उमर अब्दुल्ला और वहां की पीडीपी से महबूबा मुफ्ती। सीपीआई से पार्टी के जनरल सेक्रेटरी डी राजा थे और सीपीएम से पार्टी के जनरल सेक्रेटरी सीताराम येचूरी थे। और विपक्ष की इस बैठक में लेफ्ट पार्टी सीपीआई-एमएल के नेता भी शामिल हुए। यानी कुल मिलाकर आप कहें तो ज्यादातर सब पार्टियों को कवर कर लिया। जो नेता और जो पार्टियां इस बैठक में नहीं आए उनके नाम भी देख लीजिए। इनमें सबसे बड़ा नाम है मायावती का। मायावती इस बैठक में नहीं आई। उत्तर प्रदेश की राष्ट्रीय लोक दल पार्टी के अध्यक्ष जयंत चौधरी इसमें नहीं आए। उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक नहीं आए। पूर्व प्रधानमंत्री और कर्नाटक में जेडीएस के नेता एच.डी. देवेगौड़ा नहीं आए। तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव नहीं आए और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाईएसआर जगनमोहन रेड्डी भी इस बैठक में नहीं आए। इन नेताओं को भी नीतीश कुमार ने इस बैठक में आने का निमंत्रण भेजा था, लेकिन ये नेता इस बैठक में शामिल नहीं हुए। तो विपक्ष भी अब दो हिस्सों में बंट गया है। एक हिस्सा वो है उस विपक्ष का जो इस वाली एकता मंच के सदस्य नहीं है और दूसरा वो है वो 15 पार्टियां जो इस एकता मंच के सदस्य हैं। इस बैठक का मकसद था अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव से पहले विपक्ष को नरेंद्र मोदी के खिलाफ एकजुट करना। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस बैठक में असल में हुआ क्या हुआ? इसका बिल्कुल उलट। इस बैठक में इन तमाम विपक्षी नेताओं के बीच अलग अलग मुद्दों पर सहमति नहीं बल्कि झगड़ा हो गया और यह झगड़ा इतना बढ़ गया कि अरविंद केजरीवाल इस बैठक के बाद हुई संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल ही नहीं हुए। उन्होंने आने से इनकार कर दिया। आम आदमी पार्टी और केजरीवाल का कहना है कि जब तक कांग्रेस पार्टी दिल्ली में केंद्र सरकार द्वारा लाए गए अध्यादेश के खिलाफ उनका समर्थन नहीं करेगी तब तक अरविंद केजरीवाल अब विपक्ष की किसी भी बैठक में हिस्सा नहीं लेंगे। यानी केजरीवाल ने अब विपक्ष के इस मंच का बहिष्कार कर दिया है और उन्होंने कह दिया है कि या तो अध्यादेश के मामले पर आप पहले हमारा साथ दीजिए, नहीं तो हम आपके पास अब नहीं आएंगे। दूसरी तरफ उमर अब्दुल्ला ने भी अनुच्छेद 370 हटाने का समर्थन करने के लिए अरविंद केजरीवाल के प्रति नाराजगी जताई। तो देखिए इसमें हुआ क्या। अरविंद केजरीवाल जब वहां पर गए तो उन्होंने इस पूरे बैठक को इस तरह बना दिया जैसे ये पूरी की पूरी बैठक ये सारे नेता एक ही मुद्दे पर चर्चा करने के लिए आए हैं और वो ये कि आम आदमी पार्टी की सरकार के खिलाफ दिल्ली में जो केंद्र सरकार अध्यादेश लाई है उस पर पहले सहमति होनी चाहिए और सारे विपक्षी नेताओं को अरविंद केजरीवाल की मदद करनी चाहिए। केजरीवाल का एजेंडा ये था। उसके बाद बाकी के नेताओं ने केजरीवाल को समझाया कि देखिए ये जो बैठक है ये आपके एजेंडे के लिए नहीं बुलाई गई है, ये आपके अध्यादेश पर बुलाई नहीं गई है, इसका मकसद कुछ और है। इसका मकसद है विपक्ष की एकता और आप जो बात कह रहे हैं इसके बारे में हम बाद में चर्चा कर लेंगे। लेकिन केजरीवाल नहीं माने। उन्होंने कहा नहीं, पहले आप इस पर बात कीजिए, इस पर पूरे विपक्ष को इकट्ठा कीजिए। उमर अब्दुल्ला ने केजरीवाल से ही सवाल किया कि जब अनुच्छेद 370 कश्मीर से हटाया जा रहा था तब केजरीवाल कहां थे? तब उमर अब्दुल्ला ने भी यही कहा था कि विपक्ष को एकजुट होना चाहिए, लेकिन तब तो अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी का साथ दिया था अनुच्छेद 370 पर। तो आज वो कैसे ये सबका समर्थन मांग सकते हैं? तो उमर अब्दुल्ला ने खरी खरी सुना दी। ममता बनर्जी ने यह पूछ लिया कि अगर कांग्रेस उनके साथ है तो फिर पश्चिम बंगाल में उन्हीं की सरकार के खिलाफ कांग्रेस पार्टी विरोध प्रदर्शन क्यों कर रही है? तो देखिए पहला झगड़ा तो आम आदमी पार्टी और बाकी पार्टियों के बीच हुआ। दूसरा झगड़ा हुआ ममता बनर्जी और कांग्रेस के बीच और ममता बनर्जी ने कहा कि अगर आप हमारे साथ एक साथ काम करना चाहते हैं तो मेरे ही राज्य में हमारे खिलाफ विरोध प्रदर्शन क्यों कर रहे हो? इन झगड़ों की वजह से इस बैठक में कोई भी बड़ा फैसला हो ही नहीं पाया। मौजूदा लोकसभा में इन सभी 14 विपक्षी दलों के सिर्फ 132 सांसद हैं और लोकसभा में इनका कुल शेयर जो है वो 24% का है, जबकि बीजेपी के अकेले लोकसभा में 303 सांसद हैं और उसका लोकसभा में कुल शेयर जो है वो 55% से ज्यादा है। तो बीजेपी है 55% और विपक्षी दल सब मिलाकर हैं 24%। दूसरा, अगर ये विपक्षी दल
एक साथ हो गए तो भी गठबंधन में लोकसभा का चुनाव लड़ने से इन पार्टियों को ज्यादा फायदा नहीं होगा। इन 14 विपक्षी दलों का गठबंधन 4 राज्यों में ही प्रभावी साबित हो सकता है। कौन से 4 राज्य हैं? महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, बिहार और जम्मू कश्मीर। इन राज्यों में अगर कांग्रेस पार्टी क्षेत्रीय दलों के साथ मिलकर चुनाव लड़ती है तो यह गठबंधन कुछ प्रासंगिक हो सकता है, लेकिन बाकी राज्यों में इसका कोई ज्यादा महत्व नहीं बचेगा। इसके अलावा इन 4 राज्यों में भी बीजेपी को उत्तर प्रदेश में विपक्ष के इस गठबंधन से कोई परेशानी नहीं होगी, लेकिन महाराष्ट्र और बिहार में बीजेपी को इससे नुकसान हो सकता है। 2019 के लोकसभा चुनाव में उद्धव ठाकरे की पार्टी ने 18 और बिहार में नीतीश कुमार की जेडीयू ने 16 सीट जीती। इन सीटों पर इस गठबंधन का असर पड़ सकता है, यानी कायदे से यह गठबंधन महाराष्ट्र और बिहार में ही प्रभावी रहेगा। एक और चुनौती है कि 2019 के चुनाव में बीजेपी ने जो 303 सीटें जीती, उनमें से 224 सीट ऐसी थीं जहां बीजेपी को 50% से ज्यादा वोट मिले थे। यानी ये वो सीटें हैं जहां विपक्ष मिलकर भी बीजेपी को हरा नहीं पाएगा, क्योंकि बीजेपी के वोटों की संख्या बहुत ज्यादा है, लीड बहुत ज्यादा है। देश में आखिरी बार कांग्रेस पार्टी को इससे ज्यादा वर्ष 1984-85 के लोकसभा चुनाव में 293 सीटों पर 50% से ज्यादा वोट मिले थे, लेकिन अब यह बहुत पुरानी बात हो गई। इसके अलावा विपक्ष के इस गठबंधन का मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, हरियाणा, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में कोई प्रभाव नहीं होगा। और ये वो राज्य हैं जहां बीजेपी और कांग्रेस के बीच सीधा मुकाबला होता है और यहां पर थर्ड फ्रंट है ही नहीं, कोई तीसरी पार्टी नहीं है। तो जहां तीसरी पार्टी नहीं है, ऐसे राज्यों में कुल 110 सीटें हैं, जिनमें से 106 सीटें पिछली बार बीजेपी ने जीती थी। यानी आप ये समझिए, जहां सीधी टक्कर है कांग्रेस और बीजेपी के बीच, वहां बीजेपी बहुत आगे है। 110 में से 106 सीटें जीती। ज्यादातर सीटों पर उसका वोट शेयर 50% से ज्यादा था। तो सोचिए, इतनी सीटों पर कांग्रेस पार्टी और बीजेपी के बीच ही अगर लड़ाई होगी तो फिर विपक्ष के बाकी दल इन राज्यों में कांग्रेस की कोई सहायता नहीं कर पाएंगे। और बात सिर्फ इन राज्यों की नहीं है, आगे देखिए। उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, दिल्ली और तेलंगाना में विपक्षी दलों का संयुक्त चुनाव लड़ना बहुत ही मुश्किल है। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी कभी भी लेफ्ट पार्टियों के साथ चुनाव नहीं लड़ेंगी। कांग्रेस के साथ भी वो आजकल झगड़ा कर ही रही हैं। इन राज्यों में लोकसभा की 195 सीटें हैं, जिनमें से 124 सीट बीजेपी ने पिछले लोकसभा चुनाव में जीती थी। इसके अलावा आज यहां सवाल कांग्रेस का भी है। 2019 में कांग्रेस ने देश की 543 में से 421 सीटों पर चुनाव लड़ा था। इनमें से 52 सीटों पर उसे जीत मिली और 196 सीटों पर कांग्रेस दूसरे नंबर पर थी। यानी देश में 248 सीटें सीधे सीधे ऐसी हैं जहां से कांग्रेस पार्टी अपने ही उम्मीदवार उतारना चाहेगी। जब बंटवारा होगा सीटों का विपक्ष के साथ, तो कांग्रेस पार्टी यही कहेगी कि जहां हम जीते वो तो हमारी हैं ही, जहां हम नंबर 2 पर थे वो भी हम ही लड़ेंगे। सोचिए, ये 248 सीटें बाकी विपक्षी दल कांग्रेस पार्टी को क्या देने के लिए तैयार होंगे? और क्या कांग्रेस पार्टी देश की सिर्फ आधी लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए तैयार हो जाएगी? क्योंकि उससे तो पार्टी ही साफ हो जाएगी। इतनी कम सीटों पर कांग्रेस ने आज तक लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ा, तो आगे कैसे लड़ेगी? आजकल यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर बहुत चर्चा हो रही है और बहुत सारे लोगों का कहना है कि चुनाव से पहले यूनिफॉर्म सिविल कोड आ सकता है। क्या आप देश को आज इसके बारे में कुछ बताना चाहेंगे? नहीं, वो तो हम जानते हैं, 2018 में भी इस पर बात हुई। हाँ, लेकिन अचानक ऐसा लगता है कि नींद टूटी। अभी कुछ राज्यों ने इसमें तेजी से काम भी किया, जैसे गोवा में तो पहले ही समान नागरिक संहिता है। उत्तराखंड इस दिशा में एक कमेटी बना चुका है। चलिए, सीधा सवाल, आप लाएंगे इसको या नहीं लाएंगे चुनाव से पहले? आप लॉ कमीशन ऑफ इंडिया की रिपोर्ट तो आने दीजिए।